नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों के विशेष सुझाव पर हमने जो है, आप लोगों ने कहा कि भैया बाल विकास के जिस तरीके से आपने शुरुआत में सिद्धांत पढ़ाए थे वो सिद्धांत बिल्कुल दिमाग में छप गया था, है ना। तो मैंने डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को रियलाइज़ किया, तो उसमें जो है मैंने पावलोव पढ़ाया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का पढ़ाया। सभी 10 सिद्धांत हमने आपको बताए हैं जो कि आपके मैंने देखा तो आपके डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में है। मैं तो टेट को टारगेट करके पढ़ाया था जब शुरुआत में पढ़ाया था, और इस वजह से मैंने पढ़ाया था। उस समय आप लोगों का, कुछ लोगों का एडमिशन भी नहीं हुआ था, तब भी मैं 10 सिद्धांत आपको पढ़ा दिया था। केवल इसी वजह से पढ़ाया कि 10 जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान आसान होता है, कोई हवा नहीं होता है ना। लोग इसे हवा बना देते हैं, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। केवल आप इस पर जो है एक बच्चे को सामने रख करके एनालिसिस करिए, बहुत ही बेहतर तरीके से बाल विकास जो होता है, मनोविज्ञान जो होता है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस सिद्धांत के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप कहां पाएंगे? डायरेक्ट हमारे फोटोज पर क्लिक करिए, जहां पे हमारा लोगो लगा है निशांत ज्ञान का, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मतलब कि सिद्धांत वाली वीडियोज मिल जाएंगे। वहां पे 10 सिद्धांत आपको बता दिए गए हैं। आप लोग जरूर उस सिद्धांतों को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है वो चीज। जो चीजें सिलेबस में है उसे तो आपको देखना ही है, और नहीं भी सिलेबस में है तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल डीएलएड और बीएड करना नहीं है, आपका उद्देश्य शिक्षक बनना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आज उसी कड़ी में हम सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पहुंचे हैं, आपके सिलेबस में है जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत। इससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, इनके सिद्धांत को पढ़ने से पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो को मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को, उसे मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया था। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। देखने के बाद ही सिद्धांत को देखिएगा, तभी जाकर के आप लिंक बना पाएंगे दोनों सिद्धांतों को, क्योंकि दोनों सिद्धांत एक दूसरे के प्रतिपूरक माने जाते हैं, है ना। चलिएगा, जब मैं सिद्धांत पढ़ाता हूं सबसे पहले मैं बताता हूं फलाने वैज्ञानिक, जिस भी मनोवैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पूछा भी जाता है। जैसे ब्रूनर कहाँ के निवासी थे, आपसे यह पूछा जाएगा निवासी कहाँ के थे, तो आप हमारी तरह लिखने का प्रयास करिएगा। ये जो है अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट में भी पूछा जा सकता है, आपके डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीरोम ब्रूनर जो है कहाँ के निवासी थे, तो यह जो है अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, आप जानते हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, वो जो है थॉर्नडाइक अमेरिका के ही निवासी थे। अगर आपसे कहा जाए पावलोव कहाँ के निवासी थे, पावलोव जो है रूस के निवासी थे। तो इसे आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद करने का प्रयास करिएगा, है ना। इनका जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत जो है लिख लीजिएगा। जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत जो है वह पियाजे के सिद्धांत का विकल्प, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में लाया गया, विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया। क्या किया गया? प्रयोग किया गया। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया। तो विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया, इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से पियाजे साहब ने अपने सिद्धांत में अवस्था की बात किया है ना, जिस तरीके से पियाजे साहब ने अपने सिद्धांत में अवस्था की बात किया है, ठीक उसी तरीके से ब्रूनर साहब ने भी अपने सिद्धांत में अवस्था की बात किया है। इसी वजह से तो जीरोम ब्रूनर और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास दोनों बराबर हैं। इसी वजह से तो बराबर हैं, क्योंकि पियाजे साहब ने भी अवस्था की बात किया है और ब्रूनर साहब ने भी अवस्था की बात किया है। फर्क बस इतना है कि पियाजे साहब ने अपनी अवस्था, अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताया। ठीक है, फर्क क्या है यह भी ध्यान रखिएगा। पियाजे साहब ने अपनी सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताया और ब्रूनर साहब ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाओं की चर्चा की। पियाजे साहब ने जो 4 अवस्थाएं बताई है, आप देख लीजिएगा। पियाजे साहब ने बताया, पहला जो अवस्था होता है उसे उन्होंने कहा, हालांकि यह वीडियो में मैंने बताया लेकिन यहां समझाने के लिए बता रहा हूं, संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था को उन्होंने कह दिया था। ये जो है 0 से 2 वर्ष तक होता है संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था को उन्होंने जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया। क्या दिया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा दूसरी अवस्था को? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। यह जो है
2 से जो है 7 साल तक चला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो तीसरी अवस्था उन्होंने बताया वह बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसे मैंने पूरी तरीके से बताया, पियाजे साहब ने बताया है, इस वजह से मैं बता रहा हूं, यह जो है 7 से 11 साल तक होता है। और उसके बाद जो चौथी अवस्था बताया उन्होंने वो बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या बताया? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह जो अवस्था होती है यह 11 से 15 साल तक होती है। कहीं कहीं पर यह 12 भी दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, अगर 12 दिया है, 7 से 12 भी दिया है तो चलेगा, है ना। 7 से 11, 12 से 15, 11 से 15, कहीं कहीं पर देता है, लेकिन डाटा यही सही है, 7 से 11, 11 से 15। हाँ, तो पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं दिया, लेकिन इन्होंने जो है ब्रूनर साहब ने कौन कौन सी अवस्था दिया? एक अवस्था ब्रूनर साहब ने दिया, एक अवस्था ब्रूनर साहब ने दिया इनएक्टिव स्टेज। क्या दिया? इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज। अब इसे जो है हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिया निर्माण अवस्था। क्या कहेंगे? क्रिया निर्माण अवस्था। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, हमारे जिस तरीके से हमारा मार्कर चल रहा है, इसी तरीके से आप भी लिखिएगा। पहले स्टेज को इन्होंने कहा, पहली अवस्था को कहा इनएक्टिव स्टेज। दूसरे स्टेज को इन्होंने कहा आइकॉनिक स्टेज। क्या कहा? आइकॉनिक स्टेज, है ना। दूसरे स्टेज को इन्होंने कहा आइकॉनिक स्टेज। इसे जो है हिंदी में कहेंगे प्रतिबिंबात्मक अवस्था, है ना। क्या कहेंगे? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। नीचे आ रहा है। तीसरे स्टेज को कहेंगे सिंबॉलिक। क्या कहेंगे? सिंबॉलिक स्टेज। तीसरे स्टेज को इन्होंने कहा सिंबॉलिक स्टेज। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हम हिंदी में कहेंगे चित्रात्मक अवस्था। क्या कहेंगे? चित्रात्मक अवस्था, है ना। इन्होंने यही 3 अवस्थाएं दिया। पहला दिया इनएक्टिव स्टेज, दूसरा दिया आइकॉनिक स्टेज, तीसरा दिया सिंबॉलिक स्टेज। पहली अवस्था इन्होंने क्या किया? पहली अवस्था दिया इनएक्टिव स्टेज, जिसे हमने कहा क्रिया निर्माण की अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने दिया प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तीसरा स्टेज इन्होंने दिया चित्रात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। इसे मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा? क्योंकि ज्यादातर इनका जो सिद्धांत फेमस हुआ है वो इंग्लिश में ही फेमस हुआ है। इनका तो हिंदी में फेमस हम लोग याद करते हैं। टेट के एग्जाम में कभी कभार केवल पूछ लेता आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज की आयु कितनी है बताइए। इसे देखिएगा, जो इन्होंने इनएक्टिव स्टेज दिया वो बताया 0 से 2 वर्ष तक। कब बताया? 0 से 2 वर्ष तक। और उसके बाद जो आइकॉनिक स्टेज दिया इन्होंने बताया 2 से 7 वर्ष तक। कब तक? 2 से 7 वर्ष तक। फिर इन्होंने जो सिंबॉलिक स्टेज दिया, सिंबॉलिक स्टेज को इन्होंने बता दिया 7 से 15 वर्ष तक। ठीक है, इन्होंने जो सिंबॉलिक स्टेज बताया वह बताया 7 से 15 वर्ष तक। तो पूरी की पूरी कड़ी में आप लोगों ने क्या जाना? आप लोगों ने जाना कि ब्रूनर साहब कहां के निवासी थे? तो रूस के निवासी थे। इन्होंने किस पर सिद्धांत दिया? तो इन्होंने विकल्प के रूप में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके विकल्प के रूप में? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में, है ना। पियाजे साहब ने 4 सिद्धांत दिया था, बस इन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। पियाजे साहब के चारों सिद्धांत क्या क्या थे मैंने बता दिया आपको, और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पियाजे साहब के सिद्धांत को पढ़िएगा, उसके बाद इस सिद्धांत को पढ़िएगा। आपसे विशेष निवेदन है, इस बात को निवेदन मानिएगा। ब्रूनर साहब ने 3 सिद्धांत दिया। कौन कौन सा? इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव को जो है क्रिया निर्माण की अवस्था कहते हैं, आइकॉनिक को प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं, सिंबॉलिक को जो है चित्रात्मक अवस्था कहते हैं, है ना। आपसे अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। पूरी तरीके से एक बार हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद क्रिया निर्माण की अवस्था में बच्चा क्या क्या कर सकता है, 2 लाइन 1 लाइन में आपको बता देता हूं। और आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है, आप भी बच्चे के रूप में ही आगे आए होंगे, और आप भी अपने जीवन में कई बच्चे को देखे होंगे अपने सामने बड़ा होते हुए। तो आप उस बच्चे के एनालिसिस करके आप यहां पे बहुत सारी चीजें, कुछ लोग कहते हैं कि भैया मनोविज्ञान में अगर आ जाएगा क्रिया निर्माण स्टेज में कुछ लिखिए, तो क्या लिखेंगे भाई? 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा क्या क्या करता है, बस आपको वही लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर तो नंबर मिलने की बात है, लेकिन होता क्या है, जब आप टेट का एग्जाम देंगे तो आपको वहां पे लिखना तो नहीं होता, केवल याद करना होता है। तो उसी तरीके से दोनों चीजें लेकर के मैं साथ चल रहा हूं, तो इसे आप उतार दीजिएगा। जो तीनों क्रियाएं थी, उन तीनों क्रियाओं को जो है मैंने लिख दिया है। इसके अंदर क्या क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। अवस्था जैसे ही बच्चा बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, जैसे इनका जो पहला स्टेज था मैंने बताया आइकॉनिक स्टेज, सॉरी इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज की हिंदी क्या होगी? क्रिया निर्माण की अवस्था। 0 से 2 वर्ष। अब 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा क्या क्या करेगा, है ना।
बच्चा जो है शारीरिक गामक क्रियाएं करेगा, बच्चा जो है शरीर से ही अपना हाथ पैर चलाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ये सभी चीजें जो है क्रिया निर्माण की अवस्था में होता है, अर्थात इनएक्टिव स्टेज में होता है। इसमें बच्चा जो है कार्य करना, शुरुआती कार्यों को करना सीखता है, अपने दैनिक कार्यों को करना सीखने का प्रयास करता है ना। इसमें क्या करता है, चलता, अर्थात चलना क्या है, इसका मतलब ये नहीं है 2 महीने का बच्चा दौड़ने लगेगा, इसका मतलब ये है 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा कहीं ना कहीं चलने का प्रयास शुरू कर देता है। हाथ पैर, जब उसे नहीं चलना आता है तो बकैया जिसे कहते हैं, बकैया चलने का प्रयास करता है ना, घुटनों के बल चलने का प्रयास करता है, वही कहा जाता है। उसके बाद बच्चे को भूख लगेगी तो खाना नहीं मांगेगा, रोएगा, है ना, कि रोएगा, किसी चीज पर कोई झल्लाहट आ जाएगी तो चिल्लाएगा। तो इस तरीके की जो शारीरिक गामक क्रियाएं होती हैं वो क्रिया निर्माण की अवस्था में होती है, इनएक्टिव स्टेज में होती है। इसे हम इनएक्टिव स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय बच्चा एक्टिव नहीं होता है। इन मतलब नहीं, एक्टिव मतलब नहीं, मतलब कोई कार्य के प्रति इन मतलब नहीं एक्टिव होता है। आप समझ रहे होंगे, बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या जो है 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। अब 2 से 7 वर्ष के बीच क्या बच्चा करता है, क्या बच्चा करता है ना, तो इसे ही हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं, इसे हम आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। प्रतिबिंब, दर्पण का जो इंग्लिश होता है आइकॉनिक होता है, वही आइकॉन मतलब आइकॉनिक स्टेज, मतलब 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष के बीच में जो बच्चा आता है ना, सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है भाषा। इसी में बच्चा जो है अपने माहौल क्रिएट, मतलब जो उसके घर के आसपास का माहौल होता है उसे सीख जाता है। अगर आप बच्चे को लंदन में लेकर के रहेंगे, छोटा सा बच्चा है, लंदन का है, मान लीजिए लंदन का है, उसे अंग्रेजी सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा खुद अंग्रेजी कैप्चर करेगा, अंग्रेजी में वो पारंगत हो जाएगा। और भोजपुरी क्षेत्र का है तो भोजपुरी बोलने लगेगा, अवधी क्षेत्र का है तो अवधी बोलने लगेगा, हिंदी क्षेत्र में था तो मातृभाषा सीखने लगता है 2 से 7 वर्ष के बीच। और आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाषा का महत्व ब्रूरर के अनुसार किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो वह प्रतिबिंबात्मक अवस्था में होता है 2 से 7 वर्ष के बीच, आइकॉनिक स्टेज में। और इसमें जो है सीखने का संप्रत्यय, अर्थात सीखने का संप्रत्यय का मतलब यह है कि बच्चा इसी अवस्था में सीखने का ज्यादा प्रयास करता है। बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का इसी में हो जाता है ना। बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का कब होता है, 2 से 7 वर्ष के बीच। अब 0 से 2 वर्ष के बीच का बच्चा जिज्ञासु होगा, 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा जिज्ञासु होगा। अब आपको अगर लिखने के लिए दिया जाए 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चा जो भी कर सकता है आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिलना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जो आखिरी अवस्था इन्होंने बताया वो बताया संकेतात्मक अवस्था, 7 से 15 वर्ष के बीच। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है अमूर्त चिंतन। बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसका मतलब अमूर्त और मूर्त मैंने बहुत बार बताया है। अमूर्त का मतलब यह है कि बच्चा जो है अगर उसके सामने प्रश्न आ गया तो उस प्रश्न को प्रश्न के सामने ही न हल करेगा, वो अपने दिमाग में भी चलाएगा, है ना। जैसे हमें पता है कि हम जो है अपने पड़ोसी के खेत से अगर गन्ना चुरा लेंगे तो हमें पिटाई होगी, आम पड़ोसी वाले बाग से अगर हम आम चुरा लेंगे तो पिटाई होगी। वो समझ रहा है, वह पहले से आम किस तरीके से चुराया जाए उसका वो पूरी तरीके से, एक तरीके से जिसे कहा जाएगा पूरी तरीके से जंतर मंतर अपने दिमाग में तैयार कर लेगा। अर्थात हम जाएंगे, इस तरीके से पेड़ पे चढ़ेंगे, इस तरीके से आम को चुराएंगे, इस तरीके से आम को चुराने के बाद पीछे वाले गेट से भाग जाएंगे। इस तरीके का जब पूरा का पूरा बिना सवाल सामने आए जब उसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग में चलने लगे तब कहेंगे अमूर्त चिंतन की अवस्था। आपके दिमाग, आप तो अमूर्त चिंतन करते ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपकी अगर नौकरी लग जाएगी तो अच्छी सी शादी हो जाएगी, बेहतर तरीके से आप अपना जीवन यापन करेंगे, कुछ लोग बुलेट लेंगे, कुछ लोग असलहा पास करवाएंगे, है ना। बहुत सारी आपके दिमाग में चीजें चल रही होंगी, हमें ये करना है, उसके बाद हम जो है पीसीएस की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम कार खरीदेंगे। इस तरीके के सारी चीजें जो आपके दिमाग में चलती हैं वो अमूर्त होता है। मूर्त क्या है? मूर्त ये है कि अगर आपके सामने समस्या आ जाए तभी उसका सलूशन आए, उसके पहले आप उस समस्या के बारे में सोचे ही नहीं, वो मूर्त अवस्था होती है। अमूर्त का मतलब बिना समस्या के समाधान हमारे दिमाग में आ जाए, है ना। इसी अवस्था में होता है संकेतात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और विचारों का विकास होता है, विचारों का विकास। ठीक है, चलिए इनके जो ब्रूनर का सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है उसे देख लीजिएगा। इनके सिद्धांत को संरचनात्मकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इन्होंने संरचनात्मकता पर जोर दिया है। इनके सिद्धांत को निर्मितवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? निर्मितवाद का सिद्धांत कहते हैं। और इनके सिद्धांत को जो है अन्वेषण का सिद्धांत कहते हैं, है ना। इनके सिद्धांत को यही तीन आप याद रखिएगा।
एक तो आप याद ही रखें जीनोम ब्रूनर का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है, एक है संरचनात्मकता का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, एक है अन्वेषण का सिद्धांत। इसे भी कहा जाता है अन्वेषण संश्लेषण। क्या होता है ये जब गणित के शिक्षण पेडागॉजी पढ़ाने का प्रयास मतलब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, है ना। और इन्होंने एक कथन दिया था जो कथन बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, आपके टेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि बालक जो है जब पैदा होता है तो नग्नबंधन के समान होता है। इन्होंने उसका खंडन किया था। इन्होंने कहा था बालक नग्नबंधन की तरह नहीं होता है बल्कि वह संस्कृत युक्त होता है ना। इन्होंने बालक के बारे में एक पॉजिटिव संदेश दिया था। तो आप भी इसे याद रखिएगा कि बालक जब पैदा होता है तो बंदर नहीं होता है, नग्नबंदर नहीं होता है ना। वो संस्कृत से युक्त होता है। बालक अपने आप मस्तिष्क लेके पैदा होता है। इस बात को इन्होंने थोड़ा सा जिसे कहा जाएगा कि इन्होंने जो है ईश्वरीय थोड़ा सा ईश्वरीय किया था। हम इसे कह सकते हैं आध्यात्मिक बात इन्होंने बोल दिया था कि बच्चा मस्तिष्क लेकर के पैदा होता है, बच्चा संस्कृत युक्त होता है, अर्थात बच्चा बचपन से ही पारंगत पैदा हो जाता है। इन्होंने ऐसा कह दिया था। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने थोड़ा सा अपने सिद्धांत को अध्यात्म की तरफ, अर्थात इनके विचार जो है अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा थे, यह भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से पूरी के पूरी तरीके से जीनोम ब्रूनर का जो सिद्धांत आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, बस यही पूछा जाएगा। कहां के निवासी थे? अमेरिका के। पियाजे के विकल्प के रूप में दिया। 3 अवस्थाएं इन्होंने दी। पियाजे ने 4 अवस्था दी। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी है? इनएक्टिव, आइकॉनिक और कौन सी है? संकेतात्मक का मतलब क्या होता है बताइएगा? इनएक्टिव, आइकॉनिक और क्या? सिंबॉलिक, है ना। इस तरीके से इन्होंने दिया। इसके अंदर क्या क्या होता है बस आपसे यही पूछा जा सकता है। आपसे इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है यह भी पूछा जाएगा। एक कथन है छोटा सा, आप इसे याद रखिएगा, पूरे सिद्धांत का खात्मा हो जाता है। इसके आगे आपको अगर पूछा जाएगा कि इसकी कक्षा में क्या उपयोगिता होती है, तो सबकी उपयोगिता लगभग जो अधिगम के सिद्धांत है सबकी उपयोगिता बराबर ही होती है। हम जो है बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। हम अपने शिक्षक को चाहिए कि अपने पाठ्य योजना में परिवर्तन करें, बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। जो उसके पास ज्ञान है उस ज्ञान को और अच्छा करे और अच्छा करने का प्रयास करें। बच्चे के पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों को जोड़ करके बच्चों को पढ़ाए। तो जिस तरीके से अधिगम के सिद्धांत में मैंने पहले भी जब सिद्धांत आपको बताया है, जिस तरीके से उसमें कक्षा की उपयोगिता होगी उसी तरीके से यह भी है। कक्षा की उपयोगिता लगभग बराबर ही हर एक सिद्धांत में होता है, क्योंकि आप जो है बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों के लिए आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आपको जो सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं यह सिद्धांत आपको उसी वजह से पढ़ाए जाते हैं कि आप बच्चों के प्रति बेहतर करने का प्रयास हमेशा करें। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे कौन सा वीडियो चाहिए, हालांकि वीडियो मैं देता रहूंगा, लेकिन आप लोग भी बताइएगा। कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा लोगों ने वीडियो की मांग किया है, तो कंप्यूटर पर मेरा एनालिसिस चल रहा है। बेहतर तरीके से 1-2 वीडियो कंप्यूटर का आपके सामने जरूर डिलीवर किया जाएगा निशान ज्ञान की तरफ से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।